ऑन स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद स्टाइल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसके पहले एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कर चुके हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप और भी ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कंटेंट की तलाश में हैं तो आप इन 3 यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको आगे तैयारी करने में भी हेल्पफुल होगी। आज के हम एसएससी सीजीएल का जो ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, आज हमने इस प्रैक्टिस सेट के लिए जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं उसका बता दें आपको। वो हमने एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2025 को जो हुआ था, उसके सारे हमने क्वेश्चंस रखे हैं। उसके सारे क्वेश्चन जो उसकी तीसरी शिफ्ट हुई थी 26 सितंबर को, उसकी जो तीसरी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट नंबर 3 जो 4 बजे हुई है, उसके हमने सारे क्वेश्चंस को लिया। और साथ में हमने उन क्वेश्चंस को ही नहीं लिया है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी निकाले। तो आप अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चाहें तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इन क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं कि नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी क्लास को शेयर कर लीजिए, ताकि आप उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो सके। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। हमें ऑप्शन दिए गए 1919, 1920, 1930 और 1942। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ये हमारे भारत का इस स्वतंत्रता का पहला जन आंदोलन था। और दूसरी चीज़, ये शुरुआत कब होता है, ये 1920 में शुरुआत हो जाती है। इसकी कब शुरुआत होती है कि 1920 में। अगर हम देखिए इसके अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो इसमें ज़रा आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या? ये भारतीय स्वतंत्रता का पहला जन आंदोलन था। ये चीज़ आपको याद रखनी, ये पॉइंट आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत अगस्त के महीने में होती है और कितनी तारीख को, 1 अगस्त को शुरुआत होती है। इसकी अगर घोषणा की बात की जाए, 1 अगस्त 1920 में असल में एक हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन बताइए ज़रा कहाँ हुआ था। वही उसी अधिवेशन से संबंधित है ये, और उसी अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। इसने की थी महात्मा गांधी ने। सहयोग आंदोलन, इसका असल में उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्वक क्या करना है, ब्रिटिशर्स के जो दमनकारी जो नीतियां हैं उनका क्या करना है, विरोध करना है। जैसे कि इसी आंदोलन के तहत क्या किया गया थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। जो सरकारी नौकरियां जो कर रहे थे व्यक्ति, उन्होंने भी क्या किया, उसका बहिष्कार कर दिया। अब अगर हम देखें, अगर ये जो शुरुआत हुआ है इस समय 1920 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था। कौन सा? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन। अच्छा, इसकी शुरुआत होने का असल में इस असहयोग आंदोलन ये शुरू क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि अगर पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है, जो इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण थे। जैसे कि हमारा रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, वो कारण बनता है। इसके अलावा हमारा रॉलेट एक्ट के बाद अगर बात करें तो जो हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को, वो भी एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से सारे जितने भी भारतीय थे वो क्या थे, असंतोष में थे। और उनके सामने उन सब ने क्या किया, इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन जब किया है तो इसमें गांधी जी का मानना था कि विरोध प्रदर्शन हिंसापूर्वक नहीं, अहिंसापूर्वक करना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर पूछी जाए आपसे, ये असहयोग आंदोलन शुरू होने की इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका कारण क्या था, तो कारण कुछ याद रखनी है। और इन कारणों अगर आप कहें तो इसमें जितने हम फैक्ट्स लिख रहे हैं उनको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक, अगर इसका पूछ दिया जाए कौन सा, इसका सबसे पहला पृष्ठभूमि में आपको क्या क्या याद रखना है, रॉलेट एक्ट याद रखना है। क्या एक कारण तो रॉलेट एक्ट बन जाता है जो 1919 में आया।
इस रॉलेट एक्ट के तहत कहा गया था कि हमारा जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन में कहा गया था कि एक बार अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो इस असहयोग आंदोलन, इसी रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या करेगी, एक आयोग को भेजेगी। अब उसका समय जो था वो 10 साल का था। अभी हम आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि उसका जो समय था वो 10 साल का था, लेकिन जो आ गया था आयोग, जो आया था साइमन कमीशन आयोग, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, वो क्या हुआ था, वो समय से 2 वर्ष पहले ही आ गया था, यानी कि वो 1927 में ही आ गया था। अभी ये वाला आंदोलन होने के बाद हमें जो रॉलेट एक्ट से संबंधित चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। अब वो क्या हुआ था, 1927 में आ गया था, यानी कि समय से कितना, लगभग 2 वर्ष पहले ही आ गया था। उसका गठन तो 27 में होता है, तो भारत आगमन 28 में होता है, आ जाता है। अब जब वो आता है तो भारतीयों के द्वारा क्या किया जाता है, उसका काले झंडे से उसका स्वागत किया जाता है और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया जाता है। अब साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है और इसका बहिष्कार इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसमें हमारा जो साइमन कमीशन जो आया था, साइमन आयोग जो आया था, इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे ये सारे कौन से थे, ये सारे ब्रिटिशर्स थे। यानी कि एक तरह से भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या ये हुई, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि जो संविधान बनना है, जिसके लिए समीक्षा करेंगे ये साइमन आयोग द्वारा, जिसकी संविधान की समीक्षा करनी है, उसमें भारत के लिए बनाना है और भारत का ही कोई सदस्य शामिल नहीं है। तो इसी तरह की हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे अभी इसके बाद। अच्छा, अगर हम बात करें इसके और पृष्ठभूमि में कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण बन जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था ये बताइए ज़रा। हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात की जाए इसी समय पे क्या हुआ था, इसी समय पे इसका एक हिस्सा क्या था, एक हिस्सा हमारा अगर पढ़ेंगे तो खिलाफत आंदोलन भी एक वजह बन जाता है। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन में क्या किया था, मुस्लिम लीग ने इसको शुरू किया था और वो भी इसका एक मुख्य कारण बन जाता है। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। पृष्ठभूमि के लिए खिलाफत आंदोलन भी आपको याद रखना है। आज का आप लोगों का टॉपिक भी यही है कि हम जो ये पृष्ठभूमि के अंदर जो ये पॉइंट्स लिखा रहे हैं, आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक बार रिवीजन कर लेना है। आपका डेली एसडब्ल्यू का वर्क यही होता है, जो हम पृष्ठभूमि का जो काम बता देते हैं कि हाँ ये इन चीज़ों की वजह से ये आंदोलन उठने की वजह बना है, तो वो चीज़ आपके लिए पॉइंट्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में हो जाते हैं कि हाँ उसके बारे में आपको आज के टाइम में पढ़ना है, आज के दिन में उसको कवर करना है। अब रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं, मान लेते हैं आज 27 तारीख है, आज आप अगर उसको आगे कभी देख रहे हैं 29, 30 या फिर जुलाई में भी देख रहे हैं, तो जिस दिन आप देख रहे हैं तो उसमें जितने ये एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखते हैं या फिर जो अलग से पॉइंट्स लिख देते हैं उनके बारे में आपको पता करना होता है कि क्या ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये असल में क्यों हुआ था। जब इस चीज़ों को आप कवर करते हैं तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक आप कवर हो जाते हैं और अलग से कहीं से आपको याद ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेपर में क्या आने लायक है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी ये रखते हैं और क्वेश्चन जो होता है वो एग्जामिनर जो होता है उसी के आसपास के क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। अब अगर बात करते हैं, और एक इसका मुख्य कारण बना था ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ थी, सबसे मुख्य कारण यही था, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ। अभी देखेंगे इसको बंद भी कर दिया जाता है। असल में जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी उग्र हो जाते हैं और चौरी चौरा की घटनाएं होती है। अब उसी चौरी चौरा की घटना से शुद्ध होकर क्या हो जाते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, ठीक। अच्छा, अगर इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्वक ब्रिटिश के चीज़ों का या फिर अंग्रेज़ों की चीज़ों का क्या था, उनका बहिष्कार करना था। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना। उद्देश्य क्या था, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर क्या किया गया, इसके उद्देश्य में क्या किया गया, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार की या फिर शासन की का शांतिपूर्वक क्या किया गया, विरोध किया गया। क्या? ब्रिटिश शासन का
ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध या फिर शांतिपूर्वक विरोध, ये चीज़ याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए, इसी के अंदर क्या की गई, स्वराज की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। क्या? स्वराज की प्राप्ति। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। तो स्वराज की प्राप्ति। अब अगर बात करें और क्या इसका उद्देश्य था, इसके अंदर सबसे मुख्य उद्देश्य जो था कि ब्रिटिशर्स ने शासन अपना कैसे किया। ब्रिटिशर्स के मुख्य शासन का सबसे बड़ी नीति क्या थी? फूट डालो राज करो की सबसे मुख्य नीति थी। उन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही क्या हो रहे थे, एक दूसरे के विरोध में थे। उस समय पर भी अगर हम बात करते तो अगर ये हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर अगर इसका ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे होते तो काफ़ी स्वतंत्रता हमें काफ़ी पहले मिल सकती थी। लेकिन क्या हो रहा था, दोनों के बीच में काफ़ी गहरी खाई बन चुकी थी, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन चुके थे और इसी चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया था। अब तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी बन जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना है, एकता को मजबूत करना। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, एक उद्देश्य आपको इसमें इस आंदोलन का ये भी बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा इसमें मुख्य काम कौन से हुए, मुख्य कार्यक्रम इसके अंदर कौन से किए गए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, कौन से मुख्य कार्य हुए। मुख्य कार्य की अगर बात करें, इसके अंदर प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो प्रमुख कार्यक्रम आपको याद रखना है। इसके अंदर सबसे मुख्य कार्य कौन कौन से हुए, सबसे मुख्य कार्यक्रम क्या है, इसके अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय थे, सरकारी विद्यालय या फिर जो ऑफिस थे उनको भी कह सकते हैं सरकारी विद्यालय, और कॉलेजों को क्या कर दिया गया, कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया, और कॉलेजों का बहिष्कार। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसके अंदर क्या किया गया, सरकारी विद्यालय और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया था, इसके अंदर जो सरकारी नौकरियां करने वाले जो भारतीय थे, सरकारी नौकरी जो भारतीय कर रहे थे, इसके अंदर सरकारी नौकरियों को भी त्याग दिया गया। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी नौकरियों का त्याग लिख लीजिएगा, क्या कर दिया गया, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया गया। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, इसी के अंदर जितनी भी ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा निर्मित या फिर विदेशी वस्तुओं को क्या कर दिया गया था, भारतीयों द्वारा उनका त्याग कर दिया गया था, जैसे कि टीवी हो गई या फिर जो ब्रिटिश विदेशों से आए हुए जो कपड़े थे उनका तक बहिष्कार कर दिया गया था। जितनी भी तरह की विदेशों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय, उन सभी का क्या कर दिया गया था, उन सबको निकाल के घरों से बाहर फेंक दिया गया था, उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया था। तो विदेशी वस्तुओं का त्याग या फिर विदेशी वस्तुओं, चाहे वो कपड़े हों या कुछ भी हो, का त्याग कर दिया गया। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखें। अब इसके अलावा अगर बात करें, इसमें प्रमुख नेता तो आपको याद ही होंगे। प्रमुख नेता इसमें कौन कौन से थे, जैसे कि हम महात्मा गांधी को कह सकते हैं। इसके अंदर प्रमुख नेता कौन कौन से, महात्मा गांधी, अली बंधु थे, मोतीलाल नेहरू थे, इस तरह से लाला लाजपत राय थे, इस तरह से कई सारे, चित्तरंजन दास आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका क्या था, इस आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, तो डाल लीजिएगा ज़रा, आंदोलन की समाप्ति की बात करें, आंदोलन की समाप्ति, अगर हम आंदोलन की समाप्ति की बात करें तो आंदोलन ये समाप्त कैसे होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। असल में हुआ क्या था कि 5 तारीख को, कब, 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा में घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था याद रखने आपको, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922
22 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इस घटना में क्या हुआ था? जो विरोध प्रदर्शन करने वाले जो भारतीय थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने क्या किया दिया था? एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और इस पुलिस थाने में आग लगाई गई थी तो ये टोटल 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? उसमें जलकर मर गए थे। तो पुलिस थाने में क्या कर दी गई? पुलिस थाने में आग लगा दी गई और इस आग के कारण इतने 22 पुलिसकर्मी इसमें जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु, इसमें क्या हुई? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु। अब जब इस घटना के बारे में गांधी जी को पता चलता है, इस घटना के बारे में गांधी जी को पता चलता है, तो ये घटना तो हुई उनका 5 फरवरी को। अब गांधी जी को इसके बारे में 12 तारीख को पता चल जाता है, इसके बारे में 12 फरवरी 1922 को उनको पता चल जाता है और उसी तारीख को क्या करते हैं? गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। उसी दिन क्या कर देते हैं? इस आंदोलन की वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। अब इससे कई सारे नेता जो थे वो क्या हो जाते हैं? गांधी जी के विरोध में हो जाते हैं कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था और आपने इसको वापस क्यों ले लिया? अब असल में गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? कि इसमें जो इस प्रदर्शन हुआ था, गांधी जी का मानना था कि हमारा जो प्रदर्शन है वो कैसा है? हिंसापूर्वक करेंगे। हिंसापूर्वक इस में हम क्या करेंगे? ब्रिटिशों का विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। अब लेकिन क्या किया गया इसमें? जो ये जो हुआ चौरी चौरा की घटना जो हुई, इसमें पुलिस थाने में क्या, इसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और इसी इन कारण यानी कि इसको हिंसापूर्वक पूरी तरह से चौरी चौरा की घटना होती है और इसी से क्या होते हैं? गांधी जी अत्यंत निराश हो जाते हैं और क्या करते हैं? इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कब वापस लेते हैं? 12 फरवरी 1922 को। कब वापस ले लेते हैं? 12 फरवरी 1922 को। ये भी याद रखें, कब? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को क्या होता है? गांधी जी आंदोलन समाप्त की घोषणा कर देते हैं। गांधी जी इस आंदोलन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड फैक्ट भी करते हैं। तो असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जाए तो कब होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय और संगम। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना असल में क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो दिल्ली सल्तनत पे जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय पर इसकी स्थापना होती है। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा इसकी की जाती है। जो किससे संबंधित है? असल में ये संगम से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो देख लीजिए जरा के। अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा देखिए इसमें विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक था? 1336 से कब तक था? 1646 ईस्वी तक। कब तक था? 1646 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य। अब जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये क्या था? ये दक्षिण भारत में स्थित था और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कौन सा? दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली था। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। साम्राज्य था। इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1336 में होती है। कब होती है? 1336 में, 36 ईस्वी में। किसके? हरिहर और बुक्का द्वारा। किसके? हरिहर और बुक्का द्वारा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए।
अगर हम बात करें इसकी जो हमारी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी, इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी हम्पी। राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के निकट लिख सकते हैं आप। अब अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य पे कितने 4 वंशों ने शासक किया? कितने 4 वंशों ने शासन किया। और अगर उन 4 वंशों का नाम पूछ दिया जाए आपसे तो उन 4 वंशों का नाम जरा देखिए। अगर हम 4 वंशों की बात करें, वो 4 वंश के नाम क्या क्या हैं तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आ जाता है संगम वंश। सबसे पहले संगम वंश। असल में ये संगम वंश हरिहर और बुक्का जो है संगम वंश से संबंधित है, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है संगम और ये संगम असल में एक ही है। अब हुआ क्या है, ये संगम वंश जो है ये असल में हरिहर और बुक्का ने इस वंश की जो शुरुआत की, शायद इनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं अपने पिता के नाम पर ही इस वंश की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? संगम वंश। सबसे लंबा शासनकाल विजयनगर में इसी का रहता है, संगम वंश। उसके बाद आ जाता है सालू वंश। कौन सा? सालू वंश। उसके बाद सालू वंश। सालू वंश के बाद आता है तुलु वंश। तुलु वंश। और तुलु वंश को जब हम पढ़ लेते हैं तो तुलु वंश के जस्ट बाद आ जाता है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। तो अगर इनके हम शासनकाल की बात करें तो शुरुआत संगम वंश से होती है, और संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? ये 1336 से 1485 तक सबसे लंबा शासनकाल इनका ही था, सबसे लंबा शासन। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें, सालू वंश जो है ये 1485 से 1485 से कब तक रहते हैं? 1505 तक रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तुलु वंश की तो ये 1505 से 1570 तक रहते हैं। 1570 तक रहते हैं। और आरवीडू वंश जो है 1570 से लगातार 1646 ईस्वी तक रहते हैं। कब से कब तक? 1570 से 1646 तक। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब अगर हम संगम वंश की थोड़े से शासकों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको संगम वंश के साथ साथ कंप्लीट करने के बाद उसमें सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश को भी करते चलेंगे। अच्छा, अब ये जो संस्थापक थे हमारे हरिहर और बुक्का जो थे, असल में ये लोग स्थापना तो इस विजयनगर साम्राज्य की दोनों मिलकर साथ में करते हैं, लेकिन जो पहले शासन करते हैं वो हरिहर प्रथम कर देते हैं, उसके बाद बुक्का राय आ जाते हैं। अब हरिहर प्रथम जो है ये 1336 से शासन करना शुरू करते हैं और 1356 तक लगातार शासन करते हैं। और इन्होंने असल में क्या किया था, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। वो इनसे उपाधि जो धारण की थी वो काफ़ी पूछी जाती है। ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए, जो हरिहर थे, हरिहर प्रथम जो थे, इन्होंने 1336 से 1356 तक शासन किया। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? ये चीज़ आपको बतानी है। तब तक हम ज़रा बताते हैं इसको। अगर बात करें संगम वंश की, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? संगम वंश। अगर संगम वंश की बात करें तो ये कब से कब तक था? 1336 से कब तक था? 1485 ईस्वी तक था। कब तक था? 1485 ईस्वी तक था। ये चीज़ याद रहेगी आपको। ये कब से कब तक था? 1336 से 1485 तक था। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आ जाते हैं इसमें कौन? हरिहर प्रथम। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? हरिहर प्रथम। ये कब से कब तक रहते हैं? 1336 से 56 ईस्वी तक। 1336 से 56 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो कौन सी थी? पूर्व पश्चिम। क्या नाम था उस उपाधि का? नाम क्या था बताइए ज़रा, क्या नाम था उसका? पूर्व पश्चिम समुद्राधिपति। क्या नाम था? पूर्व पश्चिम समुद्राधिपति। अब इसका मतलब असल में क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है पूर्व और पश्चिम समुद्र का स्वामी। क्या हो जाता है? पूर्व और पश्चिम समुद्र का स्वामी। इन्होंने उपाधि जो धारण की थी उसका नाम याद रखना है। उपाधि क्या थी? पूर्व पश्चिम
समुद्र अधिपति, यानी कि इसका अगर अर्थ निकालें, इसका अगर हम अर्थ लिखें तो अर्थ हो जाता है पूर्व और पश्चिम समुद्र का स्वामी, समुद्र का स्वामी। अब इनके हरिहर प्रथम के बाद शासक बनते हैं कौन? बुक्का प्रथम, बुक्का बोल सकते हैं या फिर बुक्का प्रथम बोल सकते हैं, जो 1336 से लेके 1356 से लगातार 1377 तक रहते हैं। इनके बाद कौन से आ जाते हैं? इनके बाद आ जाते हैं शासन में बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो कब से कब तक रहते हैं? वो 1356 से लगातार 1377 ईस्वी तक शासन में रहते हैं। अब इनसे रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मदुरई साम्राज्य को क्या किया था? पराजित किया था। मदुरई की जो सल्तनत थी उसको क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। तो ये चीज़ भी लिख लीजिए, इन्होंने मदुरई की सल्तनत को पराजित किया था। मदुरई की सल्तनत को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। इनके बाद आ जाते हैं शासन में हरिहर द्वितीय, जो 1377 से लगातार 1404 तक रहते हैं। कौन आ जाएगा इसके बाद? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय आ जाते हैं और ये कब से कब तक रहते हैं? 1377 से 1377 से लगातार 1404 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। 1404 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। क्लियर दिख रहा है? कमेंट कर दीजिए ज़रा, क्लियर दिख रहा है या नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा? जितना पॉइंट्स आप करें वो पूरा डिटेल में आपके पास होना चाहिए कि हाँ असल में हुआ क्या था। अभी जब हम इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की अलग जो हम अपनी फाउंडेशन की बैच लाने वाले हैं, उसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट ऐसा लिखाएंगे जो आपने शायद किसी क्लास में नहीं पढ़ा हो। आप अपनी यूट्यूब चैनल पर किसी भी क्लास में देखेंगे, उसमें जब कराया जाता है कोई ना कोई पॉइंट, किसी भी टीचर की हम क्यों ना बात करें, वो कितना ही हम अपनी ही बात अगर ले लें, कितना ही डिटेल में कोई टीचर कितना भी कोशिश करे कराने की, लेकिन उससे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट ही जाते हैं। हम क्या करेंगे, आपको जो कराएंगे क्लास में उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कुछ भी ना छूटे। हमारा टारगेट यही होगा कि हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से समझा सकें, आपको अच्छे से बता सकें। ठीक, अब अगर हम बात करें हरिहर द्वितीय की, तो हरिहर द्वितीय से केवल एक चीज़ याद रखनी है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने उपाधि जो धारण की वो महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय के बाद, तो हरिहर द्वितीय के बाद कौन आते हैं बताइए ज़रा? हरिहर द्वितीय के बाद कौन आ जाता है? देवराय प्रथम आ जाते हैं, जो असल में इसके बाद कौन आ जाता है? देवराय प्रथम आ जाते हैं। देवराय प्रथम आ जाते हैं, जो असल में कब से 1406 से लगातार 1422 ईस्वी तक रहते, 1422 ईस्वी तक रहते। अगर हम देवराय प्रथम की बात करें तो इनसे कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था। किसने? बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष हुआ था इनका। के साथ इनका संघर्ष हुआ था, बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष हुआ था। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो दूसरी चीज़ अगर इनसे बात करें तो इनके समय पर क्या हुआ था? इन्होंने सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी। कौन सी परियोजना? सिंचाई परियोजना का विकास किया था और इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर इसके लिए बांध भी बनवाया था। तो इन्होंने क्या किया? सिंचाई परियोजना का विकास किया, सिंचाई परियोजना का विकास किया, सिंचाई परियोजना का विकास किया और क्या किया? तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया था। आप लोगों को कमेंट करना है कि इन्होंने जो बांध बनवाया था उस बांध का नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी पर बांध। इन्होंने
क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। इतना हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, उस पर देखते हैं ज़रा एक और देख लेते हैं किसी शासक के बारे में। इसी पूरे संगम वंश को ही हम कर लेते हैं। संगम वंश का लास्ट एक और शासक हम देख लेते हैं। आ जाते हैं आपके देवराय द्वितीय। कौन? देवराय सेकेंड। इनके अगर शासनकाल की बात करें तो इनका शासन रहता है 1422 से 1422 के बाद 1424 से 1446 तक। कब तक? 1446 तक रहता है। अब अगर इनकी बात करें तो इनसे आपको कुछ याद रखना है, इनसे कुछ चीज़ें याद रखना है। इनको संगम वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ये इनसे क्या याद रखना है? संगम वंश के सबसे महान शासक कौन? देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश के सबसे महान शासक। दूसरी चीज, इन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। और अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, अपने जो सेना थी इनकी सेना में क्या किया था, इन्होंने तुर्की और मुस्लिम धनुर्धरों को भी क्या किया था, उसमें अपनी सेना में शामिल किया था। इन्होंने क्या किया इन्होंने सेना में तुर्की घुड़सवार और क्या किया, मुस्लिम धनुर्धरों को जोड़ा, धनुर्धरों की भर्ती की। ठीक हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी जो चीज़ें बचती जा रही हैं वो हम अगले प्रैक्टिस सेट्स में करते चलेंगे। आपको जैसा कि पहले ही बताया, हम ये जो टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसमें हम लगातार 200 क्वेश्चंस को लेंगे और 200 क्वेश्चंस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो छूट रहा हो। हम अभी क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा रहे हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे क्या हो सके आपके लिए उससे 360 डिग्री उसका हम एनालिसिस कर सकें। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थल हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर या जबलपुर। देखिए ज़रा, जब हम खजुराहो समूह के असल में ये क्या है, मंदिर हैं, और इसमें हमारे 3 समूह हैं। एक पूर्वी समूह है, दूसरा पश्चिमी समूह है, और एक आ जाता है हमारा जैन धर्म से संबंधित, जिसमें पार्श्वनाथ के भी मंदिर मिलेंगे। अब जब हम इसमें पढ़ते हैं तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? छतरपुर जिले में है। किस जिले में? छतरपुर जिले में। आपको ये भी याद रखना है किस जिले में? छतरपुर जिले में। अब ज़रा हम इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर बात करें खजुराहो समूह के मंदिरों की, इसके खजुराहो समूह के मंदिर, खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं, इनकी अगर हम बात करें, खजुराहो समूह के मंदिरों की, अब ज़रा देखिएगा, जो ये खजुराहो समूह के मंदिर हैं, इनका निर्माण कब हुआ था? इसकी अगर हम बात करें निर्माण की, तो ज़रा देखिए इनका निर्माण कब हुआ है। इनका निर्माण हुआ है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। किसके? चंदेल वंश के जो शासक थे, वंश के शासकों द्वारा। ठीक, किसके? चंदेल वंश के शासकों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और अगर बात करें, ये जो खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल कर दिया गया था? इसको 1986 में शामिल किया गया। कब? ये इनसे याद रखना है क्या? 1986 में क्या हुए? 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए। आप लोग ज़रा यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। यूनेस्को में शामिल हुए। अब जब हम इसमें बात करते हैं, इसमें मूल रूप से कितने मंदिर थे? इसमें मूल रूप से
इसमें मूल मंदिर अगर पूछ लिया जाए, टोटल मंदिर हमारे जो असल में थे वो कितने थे? मूल मंदिर इसमें 85 थे। कितने थे मूल मंदिर इसमें जो थे? लगभग कितने थे? लगभग कितने? 85 मंदिर थे। और अब वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में कितने शेष बचे हैं? लगभग 25 मंदिर वर्तमान में शेष बचे हैं, और बाकी जो हैं वो क्या हैं? बहुत बुरी स्थिति में, या फिर कह सकते हैं आप नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें जो हमारे ये मंदिर हैं, इन मंदिरों का जो वर्गीकरण किया गया है 3 समूहों में किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, ये जो खजुराहो समूह के मंदिर हैं, इनका वर्गीकरण कितने? 3 समूहों में किया गया। कितने? 3 समूहों में इनका वर्गीकरण किया गया है। 3 समूह में इसका वर्गीकरण किया गया। और वो 3 समूह कौन कौन से? एक हो जाता है पश्चिमी समूह, दूसरा पूर्वी समूह, और एक आ जाता है हमारा जैन समूह। कौन कौन से? उनके नाम लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से समूह हैं? पश्चिमी समूह, और एक है हमारा पूर्व समूह, और एक हो जाता है जैन समूह। और इन समूहों के अंदर जो मंदिर हैं, जिनके समूह के अंदर जो मंदिर आते हैं खजुराहो के, वो क्या है? आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ज़रा देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। अगर हम पहले पश्चिमी समूह को ले लें, सबसे पहले अगर हम पश्चिमी समूह की बात करें तो ज़रा देखिए, पश्चिमी समूह की अगर हम बात करें तो पश्चिमी समूह में क्या है? पश्चिमी समूह में सबसे पहले आपका कंदरिया महादेव मंदिर आता है। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर, जो आपसे पूछा जाता है। कौन सा? पश्चिमी समूह में सबसे पहले आ जाता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। महादेव लिखा है, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा ये किस भगवान से संबंधित है, किस भगवान को समर्पित थे। तो ये महादेव को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये क्या है? ये सबसे बड़ा मंदिर है। ये इस समूह का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इस मंदिर की ऊंचाई जो है, इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी है? लगभग हमारे इस मंदिर की ऊंचाई 31 मीटर है। कितनी? लगभग इसकी ऊंचाई 31 मीटर है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसको आपको याद रखना है, ठीक? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा बात करें कंदरिया महादेव मंदिर के अलावा, और इसमें एक लक्ष्मण मंदिर आ जाता है। इसमें एक लक्ष्मण मंदिर आ जाता है। लक्ष्मण मंदिर, अगर इस लक्ष्मण मंदिर की बात करें कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माण की अगर हम लेते हैं, निर्माण को अगर देखें तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन ने करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने। निर्माण किसके द्वारा हुआ था? यशोवर्मन द्वारा हुआ था। इसका निर्माण यशोवर्मन द्वारा हुआ था। और ये किस शैली में बना है? ये पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ है। इसमें पंचायतन शैली में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर और बात करते हैं, और इसमें कौन सा मंदिर आ जाता है? और आ जाएगा हमारा कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर। अब अगर इस विश्वनाथ मंदिर की बात करें, इस विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, तो इस विश्वनाथ मंदिर से आपको याद रखना है क्या? ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, और बात करें इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे भगवान शिव का जो वाहन था, भगवान शिव का जो वाहन था उसका, यानी कि नंदी मंडप भी यहीं पर है। इस मंदिर में क्या है? नंदी मंडप है। क्या है इसमें? क्या है विशेषता इसकी? क्या है? नंदी मंडप। इसके बाद एक और पूछा जाता है, इसके बाद पश्चिमी समूह से एक और मंदिर आपसे पूछा जाता है। कौन सा? और कौन सा पूछा जाता है? चित्रगुप्त मंदिर। कौन सा पूछा जाता है? चित्रगुप्त मंदिर।
और कौन सा पूछा जाता है, चित्रगुप्त मंदिर पूछा जाता है। और इस चित्रगुप्त मंदिर की बात करें किसको समर्पित है, ये सूर्यदेव को समर्पित है। किसको, ये सूर्यदेव को समर्पित है। ये आपका चित्रगुप्त मंदिर से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2024 और 25 में देखेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सूर्यदेव को समर्पित है, किसको समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है। और यहाँ पर क्या एक रथ बना हुआ है, उस रथ पे क्या है, सूर्य की मूर्ति है। इसमें 7 घोड़ों वाले रथ पर, कितने, 7 घोड़ों वाले रथ पर, 7 घोड़ों वाले रथ पर क्या है, सूर्य की मूर्ति। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये पश्चिमी समूह हो गया। अब अगर हम बात करें पूर्वी समूह, उसमें आपको केवल सबसे मेन आ जाता है वामन मंदिर, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। समूह पूर्वी समूह, पूर्वी समूह। अगर इसकी बात करें, इसमें आ जाता है कौन सा, पहला आ जाएगा आपका वामन अवतार मंदिर, या फिर कह सकते हैं आप वामन मंदिर। कौन सा, वामन मंदिर। अगर हम इस वामन मंदिर की बात करें, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। किससे, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से, भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ठीक, भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ का एक मंदिर आ जाता है, कौन सा, ज्वारी मंदिर। कौन सा, ज्वारी मंदिर। ज्वारी मंदिर से केवल आपको एक चीज याद रखना है, ये किसको समर्पित है, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस पूर्वी समूह का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आपका एक बचा है, जो भगवान विष्णु को समर्पित। इसका जो पूर्वी समूह का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आपका बचा है, वो आ जाता है आपका कौन सा, ब्रह्मा मंदिर। इसका निर्माण जो है, ये सबसे हुआ है, निर्माण इसका जो है ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित हुआ है। कौन सा आ जाएगा, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर। इसके अगर हम निर्माण की बात करते हैं, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसमें ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किसका, ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित। ये चीज याद रखनी है आपको, किससे, ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित हुआ है। ठीक, अब एक और बचता है हमारा कौन सा, जैन समूह। कौन सा आ जाएगा, जैन समूह। आपका एक बचा है कौन सा, जैन समूह। और जैन समूह में सबसे पहला आ जाता है कौन सा, पार्श्वनाथ मंदिर। सबसे पहला कौन सा आ जाता है, पार्श्वनाथ मंदिर। और इस पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें, अगर पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें तो जैन धर्म का ये सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरी चीज, ये इसका जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। ये चीज आपको याद रखनी, जैन धर्म का जो है सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरी चीज, ये जो हमारे भगवान ये जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, ये कौन से थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से, 23वें तीर्थंकर। इसके बाद कौन आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर अगर पूछे जा रहे हैं तो कौन आ जाते हैं, ऋषभदेव आ जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ या कंडिया आदिनाथ कहा जाता है। ठीक, अच्छा एक और बात करते हैं, अगला मंदिर आ जाता है आदिनाथ मंदिर। आपको बता चुके हैं आदिनाथ किसको कहा जाता है, ऋषभदेव को कहा जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन आ जाते हैं, कौन सा मंदिर आ जाएगा, आदिनाथ मंदिर। आदिनाथ मंदिर। ठीक, आदिनाथ मंदिर। और ये दूसरी चीज, एक और आ जाता है घंटाई मंदिर। एक और कौन सा आ जाता है, घंटाई मंदिर। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक हो गया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्या निर्माण इसका जो है चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, किसने,
चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। आप अगर कमेंट कर देंगे तो हम अगली क्लास जो लेंगे, जो अगला प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें चंदेल वंश के शासकों को रखेंगे। उस चंदेल वंश को ही हम पूरा एक्सरसाइज पूरा क्लियर कर लेंगे और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखते रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करते चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका आज का। देखिए, जैसा कि अभी पहले बताया था कि आपके लिए हमने एक साइमन आयोग के क्वेश्चन रखा हुआ है। यही आपका वो क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था। उस आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल डायर, हेस्टिंग्स, जॉन साइमन, या फिर आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम बात करें जो साइमन आयोग आया हुआ था, साइमन आयोग की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी साइमन आयोग के बारे में बात करें। साइमन कमीशन जो आया था, ये साइमन कमीशन की अगर बात करें, साइमन कमीशन आया जो था, इसका एक और नाम था, इसे कहा जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इसका गठन जो हुआ था, साइमन कमीशन जो आया था, साइमन आयोग, इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन हुआ था 8 तारीख को। कितनी तारीख को? 8 तारीख को नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और अगर बात करें इसके अध्यक्ष की बात करें, जो आपका पूछा गया है किसके नेतृत्व में आया था, तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का कौन? जॉन साइमन थे। अच्छा, अगर इस बात करें साइमन आयोग की बात करें, जब ये भारत में आया, भारत में आता है, इसका क्या बताया था आपको? तो इसका बहिष्कार किया जाता है भारत की जनता द्वारा, काले झंडे दिखाकर इसका बहिष्कार किया जाता है और साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। अब इसी नारे के विरोध प्रदर्शन को जो है वो लाहौर में किया जाता है, और इस लाहौर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इस पे क्या है, इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। अब इस नेतृत्व के दौरान जो वहाँ की जनता थी वो क्या कर रही थी? विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तब जो पुलिस एक अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक जो थे, उन्होंने क्या किया था? लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जो इस नेतृत्व कर रहे थे, क्या हो रही थी? लाठी की मार से जो हुआ लाठीचार्ज, उस मार से क्या हुए? वो घायल हो गए थे, और उसी घायल होने के कारण कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग जमा हो जाते हैं, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, और ये सब जमा होकर क्या करते हैं? ये लोग सैंडर्स की हत्या कर देते हैं इसका बदला लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सब हुआ क्यों था? ये हुआ था इस वजह से, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, हुआ इस वजह से था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, 1919 में, इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के लिए क्या करेगी? एक आयोग भेजेगी, जो वो आयोग क्या करेगा? यहाँ पर भारत में संविधान की समीक्षा करेगा। अब इस आयोग को भेजा गया, इसमें टोटल हमारे कितने? 7 सदस्य थे। इसका गठन 8 नवंबर को किया गया था, और ये 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया, और ये 1928 में भारत पहुँचता है। अब जब ये भारत आता है तो इसमें भारतीय सदस्य देखते क्या है कि इसमें जो भारतीय जनता क्या देखती है, इसमें जो सदस्य हैं वो कुल मिला के 7 सदस्य हैं, और सारे के सारे क्या हैं? ब्रिटिश हैं, सारे के सारे क्या हैं? अंग्रेज़ हैं। अब संविधान का निर्माण करना है भारतीयों के लिए, भारत के अच्छे भविष्य के लिए निर्माण करना है, लेकिन इसमें किसी भारतीय को भी शामिल नहीं किया गया। अब किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया तो भारतीय जनता ने, जो भारत की जो जनता थी, उसने क्या किया? विरोध का प्रदर्शन किया और साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। अब क्या होता है, जब विरोध प्रदर्शन से काम नहीं चलता है तो क्या मोतीलाल नेहरू हैं जो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, और नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें क्या किया जाता है? उसमें नेहरू रिपोर्ट जो पेश करते हैं उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग रखी जाती है। ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये भी 1928 में ही पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब जब ये नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसी समय पर क्या होता है कि साइमन आयोग जो था वो भी कुछ सिफारिशें करता है। वो सिफारिशें क्या कहता है कि वो सबसे पहले डायरार्की को समाप्त, यानी कि द्वैत शासन जो भारत में लागू हुआ था 1919 में, उसे क्या समाप्त करने के लिए की सिफारिश करते हैं। दूसरी, भारत को बर्मा से अलग करने की भी सिफारिश की जाती है,
और कहा जाता है कि जो कहा जाता है जो सिंध को भी क्या करना चाहिए, बम्बई से अलग कर देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट घटनाएं बातें उस आयोग जो साइमन आयोग आया था उस सिफारिश में भी कही जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें याद रखना होता है। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके करते चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसे जिसे हम क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कौन सा? इसे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के वायसराय थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे? ब्रिटेन में क्या थे? भारत के महासचिव थे। ठीक। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसकी कहानी को देखते हैं। इसमें एक प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया था, इसका जो प्रावधान था वो क्या था? प्रावधान क्या था कि जो ब्रिटिश हैं वो क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद एक आयोग भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए भेजेंगे। इसमें प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार भारत में जो संवैधानिक सुधार होने हैं, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग भेजेगा। यानी कि जो कहा गया था उसके हिसाब से आयोग आना चाहिए था। वो आना चाहिए था कब? 1929 में। लेकिन इसको 2 साल पहले ही आ जाता है। कब आ जाता है? ये 2 साल पहले, लगभग में 2 साल पहले लिखिएगा, लगभग 2 साल पहले, क्योंकि आता है तो 1928 में, लेकिन वो 1927 में उसका गठन कर दिया गया होता है। तो लगभग 2 साल पहले, लगभग कितना? 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले आ जाते हैं। और इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना को अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर इसकी संरचना की बात करें, संरचना अगर आयोग जो है वो बना कैसे था, इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। और सभी क्या थे? ब्रिटिश थे। कुल कितने सदस्य थे? कुल जो थे वो 7 सदस्य थे। और ये 7 सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे। 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। अब इसमें जो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जॉन साइमन थे। जॉन साइमन कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और भी सदस्य थे, उनमें आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से थे। क्लेमेंट एटली थे, वार्नर हैम्बोल्ट थे, इसके अलावा एडवर्ड कैटोजन थे, जॉर्ज लेन फॉक्स थे, ये सारे सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी संरचना की बात जब कर लेते हैं, तो इसमें असल में विवाद क्या था? विवाद ये था कि आयोग आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 1929 में, लेकिन आ गया 2 साल पहले। इसका आगमन कब हो जाता है? इसका आगमन होता है 3 फरवरी 1928 में। इसके आगमन की अगर हम बात करें, इसकी भारत में आगमन कब होता है, आयोग का आगमन भारत में कब होता है, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग का भारत में आगमन होता है। साइमन आयोग का भारत में आगमन हो जाता है। ठीक, साइमन आयोग का भारत में आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग का भारत में आगमन होता है। तब इसका स्वागत जो है वो कैसे किया जाता है? इसका स्वागत किया जाता है काले झंडों से। आपको बता चुके हैं स्वागत कैसे होता है, काले झंडों से स्वागत होता है। काले झंडों से स्वागत होता है इसका। कैसे? काले झंडों से स्वागत होता है। और इसमें एक नारा दिया जाता है। कौन सा नारा दिया जाता है? साइमन गो बैक का नारा। कौन सा? साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। और
करते हैं, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके विरोध प्रदर्शन भी होता है। इसमें जो विरोध प्रदर्शन होता है, इसमें विरोध प्रदर्शन जो होता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चीज़ें बात करें तो देखिए, विरोध प्रदर्शन असल में होता कहाँ पे है? विरोध प्रदर्शन होता है लाहौर में। और इस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इस विरोध का अगर हम नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। अब हुआ क्या, जब ये लोग लाहौर में अपना विरोध कर रहे थे, लाहौर में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक पुलिस अधीक्षक थे जिनका नाम था जेम्स स्कॉट ने क्या किया था? लाठीचार्ज का आदेश दिया था। किसने? ऐसे पूरी जो भीड़ थी जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उस पर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज का आदेश दिया। आदेश देते हैं तो इसमें क्या होते हैं? लाठीचार्ज साउंडर्स जो है वो लाठी चलाता है, और उसमें क्या होता है? उसमें लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय क्या होते हैं? गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इनकी 17 नवंबर 1949 को इनकी मृत्यु, इनका जो निधन हो जाता है वो ऐसे ही घायल होने के कारण कब? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो इस विरोध प्रदर्शन के कारण लाला लाजपत राय पर जो ये गंभीर रूप से जो घायल हो जाते हैं, तो इसका सब प्रतिशोध लेने के लिए आगे भी घटना होती है। अब होता क्या है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। इतना हो गया, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा क्या होता है कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये क्या करते हैं? ये सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। जो पुलिस अधिकारी था सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। अब लेकिन इससे तो काम चलता नहीं, इससे इतने से तो साइमन आयोग तो पीछे हट नहीं जाता। अब होता क्या है, साइमन आयोग के विरोध में और तुरंत उसी समय पे नेहरू रिपोर्ट को पेश की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। लाई जाती है। और नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें, नेहरू रिपोर्ट, तो इसे पेश कौन करता है? इसे पेश करते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू। इसे पेश कौन करते हैं? इसे पेश की जाती है ये असल में कब? 1928 में इसको पेश किया जाता है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसको पेश किया जाता है। अब इसी रिपोर्ट में जो नेहरू रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का महत्व क्या था? ये भारत का पहला संविधान प्रारूप था। इसकी महत्व की अगर बात करें तो ये भारत का पहला संविधान प्रारूप था। भारत का पहला संविधान प्रारूप था। और इसमें एक महत्वपूर्ण मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी? इसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी? डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ठीक,
इसमें किसकी मांग की गई थी? डोमिनियन स्टेट्स की इसमें मांग की गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अब हुआ क्या, जब मोतीलाल नेहरू द्वारा ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, तो जो साइमन आयोग था उसने भी कुछ सिफारिशें की। अगर बात करें साइमन आयोग की सिफारिशों की, साइमन आयोग की सिफारिशों की बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे। साइमन आयोग ने कौन कौन सी सिफारिश की? अब साइमन आयोग ने 1919 में क्या हुआ है, जो डायरकी लागू हुई थी, जो द्वैध शासन लागू हुआ था, उसे समाप्त करने की सिफारिश की। क्या इसने क्या किया? 1919 में लागू द्वैध शासन को समाप्त करने को कहा। द्वैध शासन की डायरकी जो थी, डायरकी को समाप्त करने को कहा, इसे समाप्त करने की सिफारिश की। दूसरी चीज, सिंध को बम्बई से अलग करने की सिफारिश की। सिंध को बम्बई से अलग करने की सिफारिश की। दूसरी कहा गया कि बर्मा, जो भारत है, भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाए, भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस आयोग द्वारा भारत को बर्मा से अलग करने की सिफारिश की गई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन आयोग हो जाएगा। साइमन आयोग के अध्यक्ष भी बता चुके हैं आपको, कौन थे? जॉन साइमन थे। कुल 7 सदस्य थे। आगमन कब हुआ? आगमन इसका कब होता है? 1928 में होता है। गठन अगर पूछा है तो 1927 में ही हो जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बल्कि आगे के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जितना आज कराया उसके क्लास की नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा कि आप उन्हें रिवीजन कर सकें। जब इनको रिवीजन करेंगे तो आपको कहीं से अलग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी अलग से विषय, इतिहास, भूगोल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका इसी प्रैक्टिस सेट्स में ही हम आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करते चलेंगे। अलग से कोई भी टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला टॉपिक आपको के हिसाब से जो आपको कमज़ोर पड़ रहा है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगले जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाएंगे वो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।